नमस्ते, मैं हूँ गिरीश राम शिंदे और आज के इस टाइप्स ऑफ चिलर के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। तो टाइप्स ऑफ चिलर को स्टडी करने से पहले हम लोग देखेंगे कि चिलर बेसिकली होता क्या है। तो चिलर एक ऐसी मशीन होती है जिस मशीन में हम क्या करते हैं, ब्राइन या फिर पानी जो है ना उसको ठंडा करते हैं। तो ये जो मशीन है ना एक जगह पे होती है और जहाँ पे बड़े पैमाने पे पानी को ठंडा किया जाता है या फिर ब्राइन ब्राइन मतलब नमक और पानी का भी मिक्सचर हो सकता है या फिर अदर केमिकल्स भी, इसको कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड वगैरह जो है केमिकल्स, और इसके अलावा भी ब्राइन से इसको भी यूज किया जाता है। तो इसका बेसिक आइडिया क्या होता है कि एक जगह पे बड़े पैमाने पे पानी को ठंडा किया जाता है या फिर ब्राइन को ठंडा किया जाता है, और जहां पे भी एयर कंडीशनिंग करनी है वहां पे पंप के माध्यम से, मतलब पाइप्स होते हैं और पंप होता है, और पंप से ठंडा पानी लेके जाते हैं और लेके जाके जहां पे भी एयर कंडीशनिंग करनी है वहां पे इंडोर यूनिट लगाए जाते हैं। फिर वो एयर हैंडलिंग यूनिट टाइप के, मतलब जिसमें ब्लोअर होता है और कॉइल होती है, और वो ठंडा पानी पास होता है उस कॉइल के थ्रू, और कॉइल के थ्रू पास होने के बाद में क्या हो जाता है, वहां पे कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो ऐसा करने से फायदा क्या है, अगर मान लो कि कोई बिल्डिंग है और जिसकी रिक्वायरमेंट 500 टीआर की है, 500 टन की है, अगर हम छोटे छोटे एयर कंडीशनर वहां पे लगवाने जाएंगे तो उसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है शायद बढ़ सकता है, क्योंकि एक एक मशीन अलग अलग ले रहे हैं तो उसका हर एक का कंप्रेसर अलग होगा। ओके, तो हर एक को इंस्टॉल करने के लिए वो गंदा भी दिखेगा कि आपको वॉल में छेद करना पड़ेगा। ओके, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। पावर कंजम्पशन ऑब्वियसली हर एक का सेपरेट कंप्रेसर होने की वजह से, सेपरेट फैन होने की वजह से ज्यादा हो सकता है। लेकिन सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग में क्या होता है, सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग में बिल्डिंग के बेसमेंट में या कहीं पे एक जगह पे या टेरेस पे पूरी मशीन लगवाई जाती है, और पूरे 500 टन के लिए शायद एक कंप्रेसर यूज कर सकते हैं, या फिर 500 टन टीआर अगर टोटल लोड है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, 100 टन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 200 और 300 टन से, 200 टन का एक प्लांट होगा, 300 टन का एक प्लांट होगा, ऐसे दो मशीन में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ओके, ऐसे अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट करके मशीन लगवाई जाती है। तो समझो हम लोग ने, मान लो कि एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है और इसमें 500 टन की रिक्वायरमेंट है, और हम लोग ने 100 टन के 5 वहां पे सेंट्रलाइज चिलर जो है, सेंट्रलाइज एसी या चिलर वहां पे लगवाए। अब क्या हो जाएगा, जो है वहां पे टेरेस पे अगर देखने जाओगे तो एक ही जगह पे आपको पांचों मशीन मिलेगी। अगर टेरेस पे लगवाएंगे तो टेरेस पे, या फिर कई कई बार बेसमेंट में लगवाई जाती है तो बेसमेंट में आपको एक ही जगह पे सारी मशीन मिल जाती है। तो मेंटेनेंस पर्सन जो है उसको कंप्रेसर का कुछ गैस चार्जिंग करना है या मेंटेनेंस करना है तो उसके लिए वो इजी हो जाता है। पूरे 100 टन के लिए एक ही कंप्रेसर काम करेगा। ओके, तो पूरे 100 टन के लिए अगर एक ही कंप्रेसर काम करता है तो उसका पावर कंजम्पशन ऑब्वियसली कम होता है। अगर हम लोग एक ही टन की मशीन लगाने की सोचे 100, तो 100 मशीन के लिए 100 कंप्रेसर, तो उसका जो पावर होगा, करंट कंजम्पशन होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन जब आप कॉमन करते हो, एक ही जगह पे अगर मशीन लगवाते हो और उससे अगर पानी ठंडा कराते हो तो उसमें क्या होती है, पावर की सेविंग होती है। और इसके लिए जो बड़ी कैपेसिटी की जो बिल्डिंग्स होती है तो उसमें हम लोग छोटे छोटे यूनिट को न लगवाते हुए एक ही एक एयर कंडीशनर लगवाते हैं, जिसको हम लोग कॉमनली चिलर होते हैं। अब चिलर नॉट नेसेसरी सिर्फ एयर कंडीशनिंग के लिए यूज होता है। तो चिलर के दो टाइप्स होते हैं, एक तो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग के लिए यूज किया जाता है और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग के लिए। नॉट नेसेसरी हर एक जगह पे कंफर्ट करने के लिए एसी यूज हो, कई जगह पे मशीन को ठंडा करने के लिए भी चिलर की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिकल मशीन होती है, जैसे एमआरआई होता है। ओके, तो मशीन में गर्मी पैदा होती है, या फिर सीएनसी मशीन होती है, या फिर और किसी तरह की मशीन हो सकती है कि जिसमें प्रोडक्शन करते वक्त में जब हम कुछ बनाते हैं तो वहां पे गर्मी पैदा होती है। जैसे प्लास्टिक के कुछ कंपोनेंट बनते हैं तो प्लास्टिक को पिघलाया जाता है। ओके, प्लास्टिक को जब पिघलाया जाता है तो वहां पे गर्मी पैदा होती है। तो उस गर्मी को निकालने के लिए भी हम लोग को क्या लगता है, एयर कंडीशनर लगता है, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल चिलर कह सकते हैं या फिर प्रोसेस चिलर कहते हैं। तो प्रोसेस चिलर खास करके उस मशीन की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाते हैं, बनवाए जाते हैं और फिर वहां पे इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि वो मशीन को ठंडा कर सके। और दूसरे टाइप के चिलर होते हैं जो होते हैं कंफर्ट एयर कंडीशनिंग के लिए या फिर एयर कंडीशनिंग के लिए, जो ह्यूमन कंफर्ट को ध्यान में रखकर बनवाए जाते हैं और फिर इंस्टॉल कराए जाते हैं। फिर इसके, और ये तो मेन टाइप हो गए, प्रोसेस एयर कंडीशनिंग हो गया या फिर इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग हो गया, दोनों एक ही हो गया। और दूसरा हो जाता है आपका कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। और प्रोसेस के लिए भी हम लोग चिलर यूज करते हैं, प्रोसेस एयर कंडीशनिंग के लिए, और कंफर्ट एयर कंडीशनिंग के लिए भी अलग टाइप के चिलर्स हम लोग यूज करते हैं। तो अभी हमने देखा कि दो टाइप के चिलर्स होते हैं, एक होता है एयर कंडीशनिंग के लिए चिलर यूज करते हैं, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग के लिए चिलर यूज करते हैं, दूसरा प्रोसेस जो होते हैं एयर कंडीशनिंग या फिर इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग के लिए भी चिलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे चिलर के टाइप्स तो उसमें होता है वेपर कंप्रेशन चिलर और वेपर एब्जॉर्प्शन चिलर। तो वेपर कंप्रेशन चिलर में क्या होता है, वेपर कंप्रेशन चिलर में हम लोग एक कंप्रेसर होता है जिसको मोटर के द्वारा चलाया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक पावर मोटर लेती है फिर उसको मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है, फिर कंप्रेसर चलता है। और रेफ्रिजरेंट जो कंप्रेस होता है वो जो कंप्रेसर की मदद से होता है,
और इसमें बेसिक कंपोनेंट क्या होंगे वेपर कंप्रेशन चिलर में? कंप्रेसर होता है, उसमें कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन डिवाइस होता है और इवेपोरेटर या फिर हम चिलर कह सकते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट होते हैं। वेपर एब्जॉर्प्शन और वेपर कंप्रेशन में फर्क क्या होता है? वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो है वो मोटर पे चलती है, मतलब मोटर इलेक्ट्रिसिटी से हम पावर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं जिससे मोटर चलती है और मोटर से कंप्रेसर चलता है। और ये जो वेपर एब्जॉर्प्शन चिलर जो होते हैं ना वो हीट एनर्जी पे काम करते हैं, ठीक है? तो उसमें कंप्रेसर नहीं होता, तो उसके कंपोनेंट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? उसमें होता है इवापोरेटर या चिलर कह सकते हैं, उसके बाद में एब्जॉर्बर होता है, एब्जॉर्बर के बाद में जनरेटर होता है और कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस जैसे पार्ट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे काम करेगा, तो ये क्या करेगा? हीट एनर्जी होती है, उस हीट एनर्जी पे काम करते हैं। अभी ये जो चिलर्स है ना, चिलर्स के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ। तो चिलर से रिलेटेड मेरे कुछ वीडियोस है, उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक 3-4 वीडियोस है। तो मैं चाहता हूँ कि जब आप चिलर टॉपिक फर्स्ट टाइम जाके पढ़ रहे हो तो आप जाके कहीं पे तो वो 3-4 वीडियो को एक बार देख लो, सारे की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। जैसे वेपर एब्जॉर्प्शन चिलर हो गया या फिर चिलर प्लांट जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी भी कुछ वीडियोस है। तो उसको देख लोगे तो जो कंपोनेंट होते हैं जिसकी बात मैंने अभी की वो आपको वहां पे ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो सकते हैं। और वो देख के अगर आप इस वीडियो को बाद में जाके देखते हो तो आपको और जो कंसेप्ट है चिलर से रिलेटेड वो अच्छी तरीके से क्लियर हो सकती है। तो आगे जाके वेपर कंप्रेशन जो चिलर है ज्यादा पॉपुलर है। तो उसमें फिर दो प्रकार हो जाते हैं, एक एयर कूल्ड चिलर होता है और दूसरा होता है वाटर कूल्ड चिलर। तो अभी हम एयर कूल्ड चिलर की बात कर रहे हैं। तो एयर कूल्ड चिलर के अगर मेन कंपोनेंट की बात करें तो मेन कंपोनेंट उसमें कंप्रेसर होता है, उसके बाद में कंडेंसर जो होता है दैट इज एयर कूल्ड, मतलब कंडेंसर को जो कूल करते हैं हम लोग वो एक फैन के माध्यम से ठंडा करते हैं। ओके, तो पंखा जो है ना वो पंखा हवा को ब्लो करता है, एटमॉस्फेयर एयर को लेता है और उसको ब्लो कर देता है कंडेंसर के ऊपर, जिससे कि कंडेंसर की हीट रिजेक्ट होती है और एयर के वजह से कंडेंसर की हीट बाहर निकलती है और इसी के लिए इसको क्या कहते हैं? एयर कूल्ड कंडेंसर। ओके, फिर एक्सपेंशन डिवाइस, कॉमन एक्सपेंशन डिवाइस वहां पे होता है, इवेपोरेटर उसमें होता है। तो एयर कूल्ड चिलर यूज कहां पे होते हैं? तो उसका एप्लीकेशन है मीडियम कैपेसिटी बिल्डिंग। अब मीडियम कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब क्या हो गई? जिस बिल्डिंग का लोड 200 टीआर से लेके 400 टीआर के बीच में है, ऐसी जगह पे हम एयर कूल्ड कंडेंसर को यूज करते हैं ज्यादा करके। या फिर दूसरा ऑप्शन है स्मॉल कैपेसिटी बिल्डिंग, 200 टन के नीचे की जो कैपेसिटी होती है उसमें भी हम लोग एयर कूल्ड कंडेंसर एयर कूल्ड जो चिलर होते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। आगे जाके उन्होंने एडवांटेज की बात की है। तो एडवांटेज क्या दिया है? लेस कॉस्टली, क्योंकि इसमें कूलिंग टावर नहीं है और कूलिंग टावर से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि कूलिंग टावर का पंप हो गया जिसे कंडेंसर वाटर पंप कहते हैं, उसकी पाइपिंग होती है, उसके कंपोनेंट्स होते हैं। सेकेंडली इसमें ये सब नहीं है तो उसमें वाटर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें पानी यूज नहीं होता ना, तो पानी यूज नहीं होता तो पानी को साफ करने के लिए अलग से प्लांट वगैरह लगवाना नहीं पड़ता। तो इसके लिए लेस कॉस्टली उन्होंने कहा है। लेस पंप, जैसे मैंने बताया कि पंप की जरूरत नहीं है तो पंप का खर्चा कम हो गया, उसका जो पावर है वो सेव हो गया। नो सिटी, कूलिंग टावर की कोई जरूरत नहीं है। ओके, इंस्टॉल्ड ऑन टेरेस और फ्री स्पेस, ज्यादा करके जो बड़ी कैपेसिटी की मशीन होती है उसको सीधा टेरेस पे रख देते हैं। ओके, तो जो बिल्डिंग की स्पेस है हमारी बच जाती है, क्योंकि प्लांट जो है अगर हम 200 टन के प्लांट की बात करें या फिर हम लोग 400 टन की प्लांट की बात करें, ओके, तो वहां पे उसको लगने वाली जो स्पेस है वो ज्यादा होती है। और अगर हम वो जगह बिल्डिंग में लेते हैं, मतलब बिल्डिंग में वो मशीन अगर ऑक्यूपाई करती है तो हमारे जो ऑफिस है या हमारा यूज करने का स्पेस है वो मशीन में चला जाता है, जो हर एक कंपनी नहीं चाहती। तो उनको ज्यादा से ज्यादा जगह चाहिए ताकि जिसको यूज कर सके। तो बेस्ट क्या होता है, ये जो है एयर कंडीशनर सीधा टेरेस पे चले जाते हैं, तो बिल्डिंग की जो यूज करने की स्पेस है हमारी वो बढ़ जाती है। तो इसका फायदा क्या? लेस मेंटेनेंस, क्योंकि इसमें कूलिंग टावर नहीं है, वाटर पंप्स नहीं है, पानी को ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो जो मेंटेनेंस है मेंटेनेंस इसमें कम लगेगा। अदरवाइज अगर कूलिंग टावर यूज करते हैं तो आपको कूलिंग टावर को कंटिन्यूसली साफ करना पड़ता है, कंडेंसर को डिस्केल करना पड़ता है, ओके, वाटर को ट्रीट करना पड़ता है, वाटर का पीएच लेवल और बाकी जो फैक्टर्स होते हैं उसमें उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है, उसके हिसाब से वाटर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। इसके फायदे हो गए। डिसएडवांटेज क्या है? शॉर्ट लाइफ, इसकी लाइफ शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू द वाटर कूल्ड चिलर, क्योंकि इसका ना कंप्रेसर है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है और उसका जो है कंप्रेशन रेशियो वगैरह हाई होता है, तो मशीन की ओवरऑल जो लाइफ है वो कम हो जाती है। और लेस एफिशिएंट, क्योंकि जैसे कि हवा जो है दो माध्यम है हमारे पास में कंडेंसर को ठंडा करने के लिए, आइदर आप हवा को यूज करो या पानी को यूज करो। तो हवा जो है इतना अच्छा एफिशिएंट मेथड नहीं है, अच्छी तरीके से हवा कंडेंसर को ठंडा नहीं कर सकती जितनी पानी जो है पानी कंडेंसर को ठंडा कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे एयर को यूज कर रहे हैं, तो एयर जो है इतना अच्छा मीडियम नहीं है, तो वो पावर जो है यहाँ पे
हाई हाई कंज्यूम करता है। तो इसका वजह से अगर आप इसको वाटर कूल्ड चिलर के साथ में कंपेयर करेंगे तो इसका पावर कंजम्पशन हाई होता है, इसके लिए इसको कहा गया है कि लेस एफिशिएंट है। अगले चिलर का और एक प्रकार है वाटर कूल्ड चिलर। तो वाटर कूल्ड चिलर के बारे में क्या पता है, उसके मेन पार्ट्स क्या पता है। कंप्रेसर होता है, वाटर कूल्ड कंडेंसर होता है। तो कंडेंसर वाटर कूल्ड मतलब यहाँ पे कंडेंसर को ठंडा करने के लिए हवा की जगह पे हम पानी का यूज करते हैं, इसके लिए इसको वाटर कूल्ड कंडेंसर कहते हैं। फिर इसमें कूलिंग टावर होता है। तो कूलिंग टावर क्या होता है, कूलिंग टावर कंडेंसर की हीट है उसको एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करने के लिए कूलिंग टावर यूज करते हैं। और साथ ही में पंप्स वगैरह लगते हैं जो पानी को फ्लो कराते हैं। फिर एक्सपांशन डिवाइस होता है उसमें, और चिलर होता है। तो ये बेसिक पार्ट हो गए। फिर यूज, उसको यूज कहाँ पे करते हैं, लार्ज कैपेसिटी बिल्डिंग। लार्ज कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब कौन सी बिल्डिंग, 400 टीआर से लेके जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, 1000 हो गई या फिर 2000 टीआर जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ऐसी जगह पे हम लोग वाटर कूल्ड चिलर को यूज करते हैं क्योंकि वो मोर इफिशिएंट होते हैं। तो पावर वहां पे सेव होती है। और इसके लिए जहाँ पे भी हायर कैपेसिटीज होती है वहां पे हम लोग वाटर कूल्ड चिलर को यूज कर सकते हैं। मीडियम कैपेसिटी बिल्डिंग है और आपको पावर सेविंग करनी है तो वहां पे भी वाटर कूल्ड चिलर इस्तेमाल किए जाते हैं। मीडियम कैपेसिटी बिल्डिंग 200 टीआर से 400 टीआर के बीच में होती है उसकी कैपेसिटी। फिर इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इट इज मोर इफिशिएंट। जैसे मैंने कहा कि पानी जो एक अच्छा माध्यम है कंडेंसर को ठंडा करने के लिए, तो ज्यादा बेटर तरीके से कंडेंसर को ठंडा करता है जिससे कि कंप्रेसर के ऊपर का लोड कम हो जाता है और पावर सेव होती है। इसके लिए मोर इफिशिएंट इसको कहा गया है। यूज वाटर इन कंडेंसर, कंडेंसर को ठंडा करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बात की। लॉन्ग लाइफ, क्योंकि कंप्रेसर पर लोड कम आता है तो कंप्रेसर अच्छी तरीके से चलता है और ओवरऑल प्लांट की जो लाइफ है, लाइफ यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो कांट यूज एनीवेयर। अगर कहीं पे पानी नहीं है, अच्छा साफ पानी अवेलेबल नहीं है, ज्यादा क्वांटिटी में अगर अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे हम लोग जो वाटर कूल्ड चिलर है इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोकेट इन द बिल्डिंग, उसको आप टेरेस पे नहीं लगा सकते। वो तो चिलर को आपको बिल्डिंग में कहीं पे तो जगह देनी पड़ती है। जब बिल्डिंग में जगह देते हैं तो बिल्डिंग का जो ऑफिस का स्पेस अगर हम प्लांट को दे देंगे तो ऑफिस का एरिया कम हो जाता है। तो ये डिसएडवांटेज हो गया। हायर कॉस्ट, इसका इंस्टॉलेशन की कॉस्ट ज्यादा होती है क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है कूलिंग टावर। उसके बाद में इसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है जो पानी को, अगर पानी खराब हो जाता है उसको फिर से ट्रीट करके उसके जो पैरामीटर्स है उसको सही करते हैं और फिर से उसको कूलिंग टावर में सेंड करते हैं। तो उसके लिए भी क्या लगती है, इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसकी हाई हो जाती है। रिक्वायर मोर स्पेस, जैसे मैंने कहा कि इसमें कूलिंग टावर आ जाता है तो कूलिंग टावर को अलग से जगह लगती है। इसको पंप लगते हैं पानी को पंप करने के लिए, इसको राइजर्स वगैरह लगते हैं। ओके, तो ये सब जो है इस अलग अलग स्पेस लेती है। और जैसे मैंने कहा कि बिल्डिंग में खुद बैठता है तो ये स्पेस ज्यादा लेता है। तो ये इसके क्या हो गए, डिसएडवांटेज हो। तो अभी हमने एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड चिलर की बात की। इसके बाद में जो कंप्रेसर यूज होते हैं ना चिलर में, उस कंप्रेसर के हिसाब से चिलर के फिर 4 प्रकार पड़ते हैं। एक रेसिप्रोकेटिंग चिलर होता है, स्क्रू चिलर होता है, स्क्रोल चिलर होता है या फिर सेंट्रीफ्यूगल चिलर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग चिलर। ओके, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। रेसिप्रोकेटिंग चिलर में एयर कूल्ड भी हो सकता है, वाटर कूल्ड भी हो सकता है। ओके, लेस यूज नाउडेज, मतलब ये आज की तारीख में बहुत कम यूज होते हैं क्योंकि इसमें इतने एफिशिएंट नहीं है। रेसिप्रोकेटिंग एक पुरानी टेक्नोलॉजी है तो काफी कम आपको आज की तारीख में देखने मिलेगी। यूज फॉर 50 to 500 टीआर, 50 टीआर से लेके 500 टीआर तक इसको यूज किया जाता है। सीओपी बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है जिससे कि हम इफिशिएंसी को जांच सकते हैं कि प्लांट इफिशिएंट है कि नहीं है, ये सीओपी से हमें पता चलता है। ओके, तो ये जो है मशीन इसकी सीओपी 4.2 से लेके 5.5 के बीच में होती है। तो सीओपी मतलब जितनी ज्यादा सीओपी होगी उतनी मशीन एफिशिएंट होगी, जितनी सीओपी कम है उतनी मशीन इनएफिशिएंट होगी। जैसे हम लोग ईआर बात करते हैं या फिर आईएसईआर, इंडियन सीजनल एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो जैसे है जो डिटरमाइन करता है मशीन की कैपेसिटी क्या है, वैसे सीओपी भी एक कंसेप्ट है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि मशीन इफिशिएंट है कि नहीं। तो आप सीओपी का नंबर जो है उसको देख के आइडिया लगा सकते हैं मशीन ज्यादा इफिशिएंट या कम इफिशिएंट है। नंबर जितना ज्यादा उतनी मशीन ज्यादा इफिशिएंट, नंबर जितना कम उतनी मशीन कम इफिशिएंट होती है। यूज पिस्टन टू कॉम्प्रेसर रेफ्रिजरेंट। रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर में पिस्टन्स होते हैं और पिस्टन की मदद से रेफ्रिजरेंट जो उसको कॉम्प्रेस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं स्क्रू चिलर के बाद। तो स्क्रू चिलर में कहां पे यूज होता है, एयर कूल्ड भी कंडेंसर हो सकता है, वाटर कूल्ड भी हो सकता है, दोनों जगह पे स्क्रू चिलर काम करते हैं। यूज इन 70 टीआर टू 600 टीआर, 70 टन से लेके 600 टन के जो मशीन होती है, चिलर्स होते हैं, उसमें स्क्रू कंप्रेसर यूज होता है। सीओपी उन्होंने जो डिफरेंट दिया है, अगर एयर कूल्ड कंडेंसर है तो सीओपी कम हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि एयर कूल्ड कंडेंसर की जो इफिशिएंसी कम होती है तो उसका सीओपी 2.9 से लेके 4.15 के बीच में उसका सीओपी होगा। अगर वाटर कूल्ड कंडेंसर को यूज करते हैं तो सीओपी बढ़ जाता है, दैट इज बिटवीन 4.7 से लेके 6 तक सीओपी यहाँ पे मिल सकता है। ओके, तो ये ज्यादा एनर्जी इफिशिएंट होगा अगर हम लोग वाटर कूल्ड कंडेंसर यूज करते हैं। बेसिकली जो स्क्रू चिलर्स होते हैं उसमें हेलिकल रोटर्स होते हैं। उसका एग्जांपल मैंने बताया कि ड्रिल जैसे होता है, ड्रिल जैसे एक क्या होते हैं, रोटर्स होते हैं।
और उसके ड्रिल में जैसे बीच में फ्लूइड्स होती है, बीच में खांच होती है, वैसे रोटर्स के बीच में खांच होती है और दो रोटर्स होते हैं जिसके बीच में जो है गैस फंसती है और वहां से गैस कंप्रेस होती है। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और वहां पे आप जाके वीडियो देख सकते हो कि जो स्क्रू कंप्रेसर है वो किस तरीके से गैस को कंप्रेस करते हैं। तो अभी बात करेंगे स्क्रोल चिलर की। तो स्क्रोल चिलर जो होते हैं वो एयर कूल्ड भी हो सकते हैं, वाटर कूल्ड भी हो सकते हैं। ओके, उसके बाद में ये यूज कहाँ पे होते हैं? 40 टन से लेकर 400 टन की जो कैपेसिटी के चिलर्स होते हैं जिसमें स्क्रोल कंप्रेसर यूज होता है, उसको हम स्क्रोल चिलर भी कहते हैं। और उसका सीओपी जो है, अगर एयर कूल्ड कंडेंसर यूज करते हैं तो सीओपी होता है 3.2 से लेकर 4.86 के बीच में। अगर वाटर कूल्ड कंडेंसर होता है तो उसका सीओपी होता है 4.45 से लेके 6.2 जो है उसका सीओपी हो सकता है। स्पाइरल स्क्रोल्स आर यूज टू कॉम्प्रेस द रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट को कॉम्प्रेस करने के लिए स्पाइरल स्क्रोल्स होते हैं। जैसे स्पाइरल कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे शेप होता है और ऐसे कुछ मेल फीमेल स्क्रोल्स होते हैं और जिसके बीच में गैस को फंसा के कॉम्प्रेस इसको किया जाता है। चिलर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल चिलर्स जो है इसमें वाटर कूल्ड कंडेंसर यूज होता है, ओके, ज्यादा करके एयर कूल्ड यूज नहीं होता। और इसकी जो कैपेसिटी होती है ये 150 टन से लेके 6000 टीयर की कैपेसिटी में अवेलेबल होते हैं। सीओपी की बात करें तो 5.8 से लेके 7.1 उसका सीओपी होता है और इसके अंदर रोटेटिंग एम्पेलर्स होते हैं। एम्पेलर जो है वो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करते हैं। इम्पेलर कैसे होता है? जो पानी का पंप होता है जिसमें इम्पेलर होते हैं, वैसे कुछ इम्पेलर्स इसमें होते हैं जो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम करते हैं। फाइनली हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन चिलर क्या होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन चिलर जो है बेसिकली हीट को यूज करते हैं चलाने के लिए। तो हीट में क्या हो सकता है? हॉट वाटर या स्टीम को यूज करते हैं, या कई बार वेस्ट जो हीट होती है, मतलब एग्जॉस्ट गैसेस होते हैं ना, एग्जॉस्ट गैसेस को भी हम लोग यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन चिलर को चलाने के लिए। तो एब्जॉर्प्शन चिलर कहाँ पे लगवाए जाते हैं? जहां पे ऑलरेडी हॉट वाटर अवेलेबल है, जहां पे बॉयलर है। किसी काम के लिए कोई समझो पर्टिकुलर फैक्ट्री है और जिसमें कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्शन करने के लिए बॉयलर की जरूरत होती है और ऑलरेडी वहां पे गर्म पानी अवेलेबल है या स्टीम अवेलेबल है। ओके, तो ऐसी जगह पे क्या करते हैं, वहीं पे हम लोग एब्जॉर्प्शन चिलर लगा देते हैं। तो उसी हॉट वाटर को यूज करते हैं या उसी स्टीम को यूज करके एयर कंडीशनिंग भी करते हैं। या कई बार हम लोग वेस्ट जो गैसेस होते हैं कई जगह पे वो ज्यादा होते हैं, कोई फैक्ट्री है और वहां पे वेस्ट जो फ्यूम्स होती है, वेस्ट जो धुआं वगैरह होता है जो हॉट होता है वो चला जा रहा है ऐसे, तो उसको यूज करके भी क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन चिलर चलाए जा सकते हैं। ओके, आगे जाके इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 70 टन से लेके 1400 टन की कैपेसिटी में एब्जॉर्प्शन चिलर अवेलेबल होते हैं। सीओपी की बात करें तो सीओपी काफी कम होता है क्योंकि हीट एनर्जी भी काम करता है और हीट इज द लोएस्ट ग्रेड ऑफ एनर्जी, तो उसका सीओपी भी कम होता है। तो 0.6 से लेके 1.9 इसका सीओपी है, मतलब ये एनर्जी एफिशिएंट नहीं होते ज्यादा। एंड नो कंप्रेसर यूज, इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें कंप्रेसर यूज नहीं होते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।